Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। दरअसल में आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट जी के बारे में बात करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि उनके लिए कुछ कंडीशंस होना इंपॉर्टेंट है, जैसे वो भारत के नागरिक होने चाहिए, साथ ही साथ उनकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ राज्यसभा मेंबर। राइट, ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसके लिए हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आई रिपीट जितने भी, इसमें आपके इलेक्टेड भी आगे और आपके नॉमिनेटेड भी आगे। ये आपके इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से यहाँ पर इनका इलेक्शन होता है। एंड इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है ना। ओपन वोटिंग नहीं है, ये सीक्रेट वोटिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब नोटिस ये करिएगा कि आज के समय के ऊपर टोटल आपको, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपकी राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245 और 543 लोकसभा की, तो टोटल फुल इलेक्टोरल कॉलेज 788 का होता है। पर अभी के समय प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करूं तो राज्यसभा में 239 है, 542 लोकसभा के अंदर, तो ये नंबर 781 बन जाता है। अब आप अंडरस्टैंड करिएगा कि टोटल जो कल इलेक्शन हुआ उसमें 767 वोट्स यहाँ पे डाले गए, पर उनमें से 15 इनवैलिड निकले एंड 752 वैलिड वोट्स निकले। अब उसमें भी आप नोटिस कर पाओगे कि 752 में से 452 वोट्स लेकर हमारे जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं वो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 300 जो वोट्स थे वो बी सुदर्शन रेड्डी जी को यहाँ पे मिले। अब इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये हुई कि एक, चलो ठीक है, हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं एंड हमारी उम्मीद यही रहेगी कि डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं उनको ये आगे अपहोल्ड डेफिनेटली करेंगे। पर इसमें ना आप लोगों को एक क्रॉस वोटिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। क्रॉस वोटिंग का मीनिंग पता क्या होता है? देखो, जो रूलिंग पार्टी थी उनकी तरफ से तो सीपी राधाकृष्णन जी को एज एन अ, अपना कैंडिडेट चुना गया था। ऑपोजिशन ने अपना कैंडिडेट दिया था इन फॉर्म ऑफ बी सुदर्शन रेड्डी जी। तो ऑपोजिशन को ऐसी उम्मीद थी कि उनको 324 वोट्स मिलेंगे, पर मिले कितने? केवल 300। इसका रीजन पता क्या है? कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है। कहने का मतलब कि होंगे वो आपके, लेट से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके ही, पर उन्होंने वोट किसको दिया? उन्होंने वोट दिया सीपी राधाकृष्णन जी को। सीक्रेट बैलेट के अंदर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो सामने वाली पार्टी को यहाँ पे वोट कर देते हैं, उसी को बोला जाता है यहाँ पे क्रॉस वोटिंग। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे आज के सेशन में अंडरस्टैंड करनी थी। दोस्तों डेट है आज की 10 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो खबर देखने को मिलेगी वो है नेपाल के रिगार्डिंग। नेपाल में आप सबने सुन लिया होगा, आपने सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें देखी होंगी, है ना, पार्लियामेंट के ऊपर किस तरह से कब्जा करने की कोशिश करी गई है एंड साथ ही साथ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली जी, उनका रेजिग्नेशन भी हो गया है, काफी सारे लोगों की डेथ भी हुई है। अब इस पर्टिकुलर मुद्दे को जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। मैं समझाता हूँ। देखो जेनजी, आप लोग ना ज्यादातर जो वीडियो देख रहे होंगे वो ज्यादातर लोग जेनजी ही होंगे। आप समझना यहाँ पे एक्चुअली ना, पता क्या है, कौन बंदा किस एज में पैदा हुआ है, किस ईयर में पैदा हुआ है, उसके हिसाब से उसकी जनरेशन डिफाइन की जाती है। जैसे जो जनरेशन जेड है या जिसको हम जेनजी बोलते हैं ना, इनका जन्म 1997 से लेकर 2012 इसके बीच में हुआ होगा। आई एम वेरी श्योर आप में ज्यादातर लोग इसी एज ग्रुप में होंगे। अब जैसे मेरा है, मैं मिलेनियल हूँ, ठीक है, मैं जेन वाई में बिलोंग करता हूँ। ऐसे ही जनरेशन एक्स वाले होंगे जिनका 65 से 80 के बीच में बर्थ हुआ है। बेबी बूमर्स वो होते हैं जिनका 46 से 64 बहुत टाइम हो गया इनको। एंड ऐसे ही आज की जो नई जनरेशन है ना, एक जनरेशन अल्फा भी आ गई है 2013 से 2025 जिनका जन्म हुआ, और 2025 ऑनवर्ड्स जिनका जन्म हुआ उनको है नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। ठीक है, अब उनके करेक्टरिस्टिक्स आप समझ सकते होंगे। जैसे आप लोग हो, ठीक है, जेनजी वाले लोग हो, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्मार्टफोन के साथ इनका, मतलब इन्होंने देखे हैं ऑन्टरप्रनोर्स वगैरह इन्होंने खूब देखे हैं। राइट, इनका अटेंशन स्पेन बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, मैं जैसे अब 20-22 मिनट की प्रीलिम बूस्टर की वीडियो आती है, उसमें भी कई लोग 2-2 मिनट देख के कि नहीं बोर हो गए, चलो कुछ और देख लेते हैं, है ना। 1 मिनट का रील या 1 मिनट की शॉर्ट होती है,
उसकी स्टार्टिंग में भी आता है प्लीज वॉच टिल द एंड, क्योंकि अटेंशन स्पैन ही बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर जनरेशन अल्फा की बात करें, इनमें एआई डिजिटल फर्स्ट, ठीक है ना, इनने तो और भी ज़्यादा मतलब आगे आगे चीज़ें देखी हैं। तो ये अभी जो नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट था, ये जेनजी प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। अब हो क्या रहा था ना, ये जो जेनजी लोग हैं 1996 से 2010 या 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं, ठीक है ना, इन लोगों ने पिछले कुछ समय के अंदर ये नोट किया है कि इनको कुछ नहीं मिल रहा। कहने का मतलब कि जेनजी ने ये नोटिस किया कि ना उनके पास रोजगार है, जेनजी ने ये नोटिस किया कि इकोनॉमी की हालत बहुत ही बहुत खराब है, और फायदा पता किन लोगों को मिल रहा है? सिर्फ कुछ ही लोगों को। कुछ ही लोगों का मतलब, कुछ ही लोगों मतलब वो लोग जो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के बेटे बेटियां हैं, सब फायदे उन्हीं के पास है। ज्यादातर जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वहां पे नेपाल के अंदर, वो 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं। उनके ऊपर, सबके ऊपर करप्शन के कुछ ना कुछ चार्जेस लगे हुए हैं। उनके बेटे बेटियां बहुत ही शानदार कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, शानदार लाइफस्टाइल है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। ये कैसे आई हैं उनके पास गाड़ियां? आम इंसान तो बिल्कुल मतलब रोजगार के बिना बैठा हुआ है। द आंसर इज, बहुत ही सिंपल वर्ड है, आंसर इज करप्शन चल रहा है बहुत ज्यादा। अब लोग अपनी इस तरह से आवाज उठाते थे, एंड इनफैक्ट ना उनको नेपो बेबीज बोलते थे कि आपने इतना सारा पैसा कमा लिया जस्ट बिकॉज कि आपके पिताजी कुछ पॉलिटिशियन थे, उन्होंने करोड़ों रुपए का घपला वाला कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और आम इंसान बिल्कुल दबा कुचला बैठा हुआ है। अब यहाँ पे नेपाल ने कहा कि एक काम करते हैं, इनको रोकते हैं। ये जो इतना ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा आवाज उठा रहे हैं ना, अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर, एक्स के ऊपर, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। और उसी लिए वहां पे उन्होंने अपने एक, नेपाल ने अपने रजिस्ट्रेशन रूल्स ले आए। जब ये प्लेटफॉर्म्स इन रजिस्ट्रेशन रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब देख ही नहीं सकते। फिर जेनजी के क्या करना था, जेनजी आ गया सड़कों के ऊपर। जेनजी ने आके सड़कों के ऊपर ऐसा मतलब इस तरह से रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी है कि काफी सारे पॉलिटिशियंस डर गए, और जब उनके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करी गई है, तब तो और रिटेलिएशन यहाँ पे हमें देखने को मिला, एंड जिस वजह से ये पर्टिकुलर आपको रेवोल्यूशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना? तो नोटिस ये करिएगा कि इन दी एंड ना, अगर आप एक्चुअल में देखने की कोशिश करो कि क्या रीजन है इस पर्टिकुलर चीज का, वो आपको उसका रीजन इकोनॉमी के अंदर ही देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक समस्या इतनी थी, महंगाई ज्यादा थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, बेरोजगारी थी। कहीं ना कहीं उस वजह से ये सारा प्रोटेस्ट होता हुआ देखने को मिलता है, एंड लास्ट में सोशल मीडिया को बैन करके नेपाल की सरकार ने एक बहुत बड़ा गलत काम यहाँ पे किया। क्या इंडिया के अंदर भी सर इस तरह के रेगुलेशंस हैं सोशल मीडिया के? देखो एक्चुअल में ना क्वेश्चन कई उठ रहे हैं आज के टाइम सोशल मीडिया के ऊपर कि बांग्लादेश ने भी आवाज रोकने की कोशिश करी, इस तरह की चीजें आ रही हैं। बट इंडिया के अंदर देखो, आप अंडरस्टैंड करिएगा, भारत के अंदर ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भारत के जो सरकार है या भारत की चीजें हैं, बिल्कुल वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अच्छे से वर्क करती हैं। पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों सोशल मीडिया रेगुलेशंस की, तो हमारे पास कुछ रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिएगा, इसमें हमने एक लेकर आए हुए हैं हम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसके माध्यम से हम लोगों ने अपने सिटीजन का डेटा सेफ गार्ड करने की यहाँ पे कोशिश करी है। जो डेटा का मिसयूज होता है ना, उसको रोकने के लिए हमने ये पर्टिकुलर रेगुलेशन हम लाए थे। हालांकि एक 2023 का आईटी रूल अमेंडमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में ना, उसमें यहाँ पे सरकार ने क्या बोला हुआ है कि जो भी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज होता है जहां पर आप अपना कंटेंट पोस्ट करते हो, जैसे एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब, तो वहां पर अगर सरकार को लगता है कि ये कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो उसके माध्यम से हम कंटेंट हटा भी सकते हैं या हटवा सकते हैं। दिस इज कंटेंट मॉडरेशन। अब इस चीज के ऊपर डेफिनेटली देखो, इंपॉर्टेंट है कि गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी नहीं चाहिए, पर कुछ लोग इसका अपोज भी करते हैं। उसका रीजन यही है कि ये जो भी फैक्ट चेकिंग जो भी प्रोसेस होता है ना, इसमें सरकार का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है। तो अगर मान लीजिए कल को कोई ऐसी पोस्ट आती है जो सरकार के अगेंस्ट है वो सही, पर है सरकार के अगेंस्ट, तो सरकार उस पोस्ट को हटवा सकती है। तो एक तरह से अपना क्रिटिक्स जो होते हैं उनको आवाज रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा बहुत सारे ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो यहाँ पे कहते हैं। पर हालांकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन को हटाना ये तो एक अच्छा ही स्टेप यहाँ पे माना जा सकता है। तो ये था जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल के बारे में। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर अपटनी ट्राइब। दोस्तों ये जो ट्राइब है ना, ये दरअसल में आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगी, राइट? अब ये ट्राइब अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा समझते हैं इस ट्राइब के बारे में। देखो यहाँ पर ना जो ट्राइब है, इस ट्राइब में जो एल्डरली महिलाएं हैं, वो अपने फेस के ऊपर इस तरह से थोड़ा टैटू बनवाती हैं, ठीक है, और नोज प्लग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर कल्चर है ना, ये खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है मतलब
कि एल्डरली महिलाओं के फेस के ऊपर इस तरह से था, जो नई महिलाएं हैं, यंग जनरेशन है या जनजी जनरेशन आप कह लो, उनमें आपको नहीं देखने को मिलता। अब दिमाग में पहली बात ये आएगी कि सर कल्चर आया कहाँ से। देखो मैं एक्चुअली आपको समझाता हूँ। पुराने टाइम में पता क्या होता था, पुराने टाइम में बहुत सारे इन्वेडर्स आया करते थे इस जगह के ऊपर। अब जब इन्वेडर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी करेंगे, है ना, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब इस केस में महिलाओं को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव मेजर के तौर के ऊपर महिलाएं क्या करती थी, महिलाएं अपने फेस के ऊपर इस तरह से अपने टैटूज या इस तरह से नोज के ऊपर मतलब वुडन वगैरह इस तरह से लगा देती थी, ताकि जो इन्वेडर है वो कम अट्रैक्ट हो उनकी तरफ। वहां से इनका कल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए स्टार्ट हुआ था, पर आगे आगे कल्चर बनता गया। एंड आज के समय के ऊपर अपाचनी ट्राइब इस कल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पर धीरे धीरे ये जो कल्चर है ये खत्म होता जा रहा है। चलो और बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब है, इनको अपने कल्चर प्रैक्टिसेस के लिए एग्रीकल्चर सिस्टम, इनका एग्रीकल्चर सिस्टम बड़ा शानदार है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में चावल और राइस, सॉरी चावल और आपका जो फिश फार्मिंग, जिसको हम मतलब कह सकते हैं पिस्सी जो फिश फार्मिंग होती है, उसको इंटीग्रेटेड ढंग के अंदर करते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है ना, यहाँ पे राइस एंड फिश फार्मिंग वो इंटीग्रेटेड ढंग के अंदर यहाँ पे इनके द्वारा करी जाती है। तो उसमें भी यहाँ पे इनको महारत आपको हासिल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये नेचर को वर्शिप करते हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, उनको वर्शिप किया जाता है। प्लस एट द सेम टाइम लोगों को या अपने जो यंगर जनरेशन को जानकारी देनी होती है, कुछ नॉलेज प्रोपोगेट करनी होती है, तो फोक स्टोरीज के माध्यम से, सॉन्ग्स, कपलेट्स के माध्यम से देते हैं। और इनको बोला जाता है मिजी मुगन बूसी आयु, ठीक है। और साथ साथ इनके कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे मरून, म्याको, द्री, यूपोंग, ये इनके फेस्टिवल देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो लैंग्वेज है वो आपको तानी देखने को मिलती है। एंड इनको बहुत अच्छे से जानकारी है हर्बल रेमेडीज की, जो जड़ी बूटियां होती हैं ना, उससे कैसे किसी को ठीक करना है, किसी की बीमारी ठीक करनी है, वो उनके जानकारी इनको कंप्लीट उसके बारे में देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा ये जीरो वैली जो है ना, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर मोस्टली आपको इनहेबिटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो जीरो वैली है ये आपका टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं जीरो वैली हर साल यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। 1970s के अंदर दोस्तों ये जो प्रैक्टिस थी फेस के ऊपर इस तरह से टैटू करने की, ये सरकार ने प्रैक्टिस बैन कर दी। पर फिर भी कुछ कुछ एरियाज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस की वजह से पता क्या होता था, महिलाएं जब कहीं पढ़ने जाती थी या फिर रोजगार लेने जाती थी, तो कहाँ वहीं पर महिलाओं को बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही हैं आज के समय के ऊपर। पर एल्डरली महिलाएं चाहती हैं कि ये ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है वो चलती रहे। दैट इज वाई अपातनी ट्राइब इज इन द न्यूज़। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारे सामने जो टॉपिक है वो है अंडर सी केबल कट के बारे में। थोड़ा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारी जो अंडर सी या जो सबमरीन केबल्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे ना, ये इस तरह की केबल्स होती हैं जिनको फाइबर ऑप्टिक केबल्स हम यहाँ पे जानते हैं। अब दुनिया का जो ज़्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक है 99% से भी ज़्यादा, वो इन्हीं के माध्यम से होता है। देखो, और ये जो आपकी ऑप्टिक केबल्स है ना, ये बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे कैरी करती हैं। अब एक बात ध्यान में रखना, इनकी लेटेंसी जो होती है वो कम होती है। ये टर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंसी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेटेंसी जब भी आप वर्ड सुनेंगे ना, आपको ध्यान में आना चाहिए डिले। जैसे मान लेते हैं आपने कुछ किसी को रिक्वेस्ट करी, आपने अपने फ़ोन से कोई आपने वेबसाइट ओपन करनी है, तो जब आपने वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करी एंड जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच, मतलब सारा का सारा वो डेटा जो है वो सोर्स से चल के वो वापस डेस्टिनेशन तक आ गया ना, उसको बोलते हैं हम लेटेंसी। आप खुद सोचो, अगर बहुत कम टाइम लगेगा आपकी वेबसाइट ओपन करने के अंदर, तो डिले कम होगा। डिले कम मतलब लेटेंसी लो। जैसे आजकल हम 5G का इस्तेमाल करते हैं, तो 5G की लेटेंसी बहुत कम होती है। पहले 4G, 3G, 2G, जितना आप पीछे जाओगे ना, जैसे आप 2G जनरेशन की बात करेंगे, तो 2G में तो लेटेंसी बहुत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि डिले बहुत ज़्यादा था, बहुत धीरे धीरे वेबसाइट ओपन होती थी। आजकल तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना लो लेटेंसी होगी उतना ही फास्ट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो आपकी ऑप्टिक केबल्स हैं या अंडर सी केबल्स हैं, इस तरह से इनमें काफ़ी लो लेटेंसी होती है और हाई स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ना, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा भी होगा। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों जब भी आपकी जो लाइट होती है ना, वो आपका डेंस से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है ना।
एक तो ये कंडीशन, दूसरा जिसका जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, उस केस में ना फिर आपकी जो लाइट है वो बाहर नहीं मूव करती, वो इसी पर्टिकुलर केबल के अंदर यहाँ पे इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका देखने को मिल जाता है। तो उस वजह से आप की ये जो लाइट है बहुत अच्छे से ट्रैवल कर पाती है। ऑप्टिक केबल्स के या ऑप्टिक फाइबर्स के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट ना आपने कई बार देखा होगा, कई बार जैसे डेजर्ट्स वगैरह के अंदर मिराज आपने देखा होगा, उसमें भी टीआईआर का ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये टीआईआर के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। अब आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया के अंदर इस तरह 17 इंटरनेशनल सबसी केबल्स हैं जो 14 लैंडिंग स्टेशन के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे मुंबई और चेन्नई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है ना। एंड हमारे पास डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, जिसके माध्यम से मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स इकट्ठे एक ही केबल के माध्यम से ट्रेवल कर पाती है। अब हुआ क्या है, हुआ दरअसल में ये है दोस्तों कि आपको दो अंडर सी केबल सिस्टम, एक तो है आपका साउथ ईस्ट एशिया मिडल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप 4 एंड इंडिया मिडल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप, इन दोनों केबल के अंदर कुछ हमें डिसरप्शंस, कुछ कट देखने को मिले हैं। ये कट गई हैं यहाँ पे तारें, एंड इस वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में, पाकिस्तान में, गल्फ नेशंस के अंदर थोड़ी इम्पैक्ट हुई हैं। अब पॉइंट ये आता है कि किसने सर ये तारें काट दी। देखो अभी तक ना कंप्लीट क्लैरिटी मिली नहीं है कि किसने तारें काट दी। एक तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि यमन के जो सऊदी रिबल्स हैं, उनके द्वारा काफ़ी सारा रेड सी के अंदर हॉस्टिलिटीज चल रही हैं, उन्होंने हो सकता है काटी हों। बाकी इसके अलावा जो मेजर शक जो जा रहा है वो फिशिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर जा रहा है। कमर्शियल फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कमर्शियल फिशिंग करते समय कहीं ना कहीं हो सकता है गलती से ऐसा हो गया हो कि कोई केबल यहाँ पे कट कर गई हो, या फिर इनफैक्ट कुछ कुछ आपके हो सकता है अर्थक्वेक्स या अंडर सी लैंडस्लाइड जो होती हैं, उनसे भी कई बार इस तरह से केबल कटने के हमारे पास केसेस पास्ट में आ चुके हैं। तो इससे होता क्या है, होता यही है भाई कि इंटरनेट बंद हो जाएगा और क्या, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सारी चीज़ें धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्लो हो जाती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में भी दिक्कत आ जाती है, एंड कहीं ना कहीं इस तरह से ये दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी कुछ चोक पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, किसी ने कल को वो चोक पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे पूरी दुनिया भर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एमपॉक्स इज नो मोर PHEIC। पहले PHEIC समझते हैं। PHEIC स्टैंड्स फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। दोस्तों कई बार कुछ मान लेते हैं कोई बीमारी आ गई, अब हमें लगता है कि बीमारी का पूरी दुनिया में फैलने का खतरा है, आपस में साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अंतर्गत PHEIC को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। WHO बोलता है कि अगर मान लो ये चार में से कोई भी दो कंडीशन मीट होती है ना, तो आप हमें नोटिफाई करेंगे। पहली बात तो ये, क्या वो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट बहुत सीरियस है। दूसरा, क्या ये जो भी इवेंट हुआ है क्या ये अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है। तीसरा, क्या इससे इंटरनेशनल दुनिया भर में फैलने का खतरा है। एंड चौथा है, इंटरनेशनल ट्रेवल या ट्रेड के ऊपर इसका क्या बहुत इम्पैक्ट आएगा। अगर इन चारों में से कोई भी दो कंडीशन होती है ना, तो WHO नोटिफाई किया जाएगा WHO को, एंड अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, इसके बाद आपका जो पूरा का पूरा आपका इंटरनेशनल हेल्थ जो IHR था ना, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये जो कमेटी थी, ये फिर यहाँ पे अपना सोच समझ के डिसीजन रखेगी WHO डायरेक्टर जनरल के सामने, एंड वो फिर अकॉर्डिंगली फाइनल डिक्लेरेशन यहाँ पे करेंगे कि हाँ किसी पर्टिकुलर बीमारी को या डिजीज को हम लोग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे जो भी मेंबर स्टेट्स होती है ना, उनको 24 घंटे के अंदर अंदर कोई उनको PHEIC लगता है तो WHO को नोटिफाई करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली देखो पास्ट के अंदर बहुत सारी डिजीज को किया गया है, पर अगर मैं लास्ट 14 साल की बात करूं तो उसमें H1N1 2009 में, इबोला हो गया, जीका हो गया, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कोविड-19 को भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। पास्ट में देखो जो एमपॉक्स थी ना, जिसको पहले हम लोग मंकी पॉक्स भी बोलते थे, पहले वो भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ही था, पर इसके केसेस कम हो रहे हैं, इसकी वजह से डेथ्स अब आज के समय काफ़ी कम हो चुकी हैं, इसीलिए WHO ने बोल दिया है कि अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न नहीं है। क्या है ये एमपॉक्स? ये दरअसल में एक वायरल डिजीज है, और ये एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में यहाँ पे फैलती है। मोस्टली आपको ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। पहली बार ह्यूमंस के अंदर 1970 में इसको डिटेक्ट किया गया था। ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, बेसिकली ये वही है जिससे स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स भी आपको देखने को मिल जाता है। आप साथ ही साथ आप नोटिस कर पाएंगे
एनिमल से ह्यूमन में फैलता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ये वायरस है, तो किस एनिमल में ये रेजरवायर वायरस होता है, जैसे आपका स्क्विरल हो गया, आपका डॉर्माइस, रैट हो गया, मंकीज हो गया, इन सब में यहाँ पे होता है। एंड जूनोटिक डिजीज होने की वजह से ये भारत में ये वायरस, मतलब भारत में नहीं सॉरी, इंसानों में जो वायरस है वो आ सकता है। साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे एमपॉक्स एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, अगर लंबे समय तक आपका कांटेक्ट हो उसके साथ तब हो सकता है। बॉडी फ्लूइड्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो आपके स्किन के ऊपर छोटे छोटे आपके जख्म वगैरह होते हैं उनसे फैल सकता है। कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो आपने उसके बर्तन वगैरह इस्तेमाल किए, उससे हो सकता है। ठीक है ना। बुश मीट प्रिपरेशन हो गया, एनिमल बाइट्स के भी फैल सकता है इंसानों के अंदर ये जो आपका एमपॉक्स होता है। बाकी जब किसी इंसान को एमपॉक्स होता है तो उससे फीवर हो गया, हेडेक, मसल पेन, बैक एक हो गया, फटीग, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो गया, ये सारे अलग अलग आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसके रिगार्डिंग वैक्सीन वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 वैक्सीन आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जेन JYNNEOS या ACEM 2000, ये स्मॉल पॉक्स के लिए थी, पर ये एमपॉक्स के अगेंस्ट भी काफ़ी इफेक्टिव हैं। और एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं हमारे पास, जैसे आपका टिकोविरामेट, ठीक है, साइडोफोविर, ठीक है, ये सारी आपकी ड्रग्स भी हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा अपने आप को अलग रखें, कंटेक्ट ट्रेसिंग करें, ठीक है, अच्छे से एनिमल को हैंडल करें, तो फिर हम यहाँ पे इनसे प्रिवेंट भी हम अपने आप को कर सकते हैं। ये था एमपॉक्स के बारे में। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक दरअसल में प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक बेसिक आइडिया आप जरूर रखिएगा। दरअसल में ना आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल्स के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करी। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करी। देखो अभी ना हम पता क्या करते हैं, जैसे मैं भी अब आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको सेम ही चीज पढ़ा रहा हूँ, है ना। पर आप एक बात अंडरस्टैंड करो, आप लोगों की हर किसी की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी की पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है। तो हम लोग ना अभी आज के समय क्या कर रहे हैं, हम लोग वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लगा रहे हैं कि हम लोग सेम ही चीज पढ़ा देते हैं, सबको सेम तरीके से समझा देते हैं, तो हमें लगता है सामने वाले को समझ आ जाएगा। पर क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, तो क्यों ना हम यहाँ पे पर्सनलाइज लर्निंग की तरफ यहाँ पे चलें। मान लेते हैं आपने कोई चीज पढ़ी, आपको वो समझ आई नहीं आई, उसके हिसाब से सामने आपके एक प्लेटफॉर्म हो, सामने आपके पास एक लेट से कोई ऐप वगैरह हो, वो अपने आप एडजस्ट कर ले, ठीक है ना। तो आपकी लर्निंग लेवल के हिसाब से, आपके लर्निंग के तरीके के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज हो जाएं। तो भाई हम यही कर रहे हैं, हम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच की बजाय हम अडेप्टिव लर्निंग यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार यहाँ पे कर रही है। एंड इसने यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। एक्चुअली ना गेम्स के माध्यम से बच्चों को एक चीज़ कराने की कोशिश करी है। मान लो आपको सामने कोई मैथ्स प्रॉब्लम आए, कुछ मैथ कॉन्सेप्ट समझाना था, तो पहले आपका उसने लेवल अंडरस्टैंड किया, आपका इंटरेस्ट अंडरस्टैंड किया, फिर कैसे कैसे आप वहां तक सीख सकते हो उस चीज़ को, उसी को बोलते हैं पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग। एंड जब इसका रिजल्ट देखा गया ना, तो रिजल्ट बड़ा ही शानदार आया। कैसे? देखो जो यंग बच्चे हैं ग्रेड 6 और 7 के, उनका इंप्रूवमेंट काफ़ी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो बच्चे स्कूल में शायद 1 साल में सीख सकते हैं, मतलब 2 साल में सीख सकते हैं, रफली वही सेम चीज इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो 1 साल में सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से उन्होंने सीखा। बाकी जो लड़कियां थी वो काफी ज्यादा एंगेज हुई सॉफ्टवेयर के साथ, एंड उनके लर्निंग ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिले। और ऐसा देखा गया कि लगभग 35 घंटे इसका एवरेज यूजेज आर था ओवर 17 मंथ्स। ठीक है ना। तो लर्निंग आउटकम्स काफी शानदार हुए जिन बच्चों ने ज्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइम स्पेंड किया। तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर भी यही होने वाला है कि लर्निंग अब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं रहेगी, सबके लिए सेम लर्निंग नहीं होगी। हर बच्चा अपनी अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने लर्निंग लेवल और लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अलग अलग तरह से यहाँ पे लड़ पाए आपका लर्न कर पाएगा। यही आपकी पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग। इसको आप अपने मेंस में लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे सामने वो है इंडिया एंड इजराइल साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने ना OECD कंट्रीज के बारे में सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जिन देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होता है वो कंट्रीज आपकी मोस्टली आपको OECD मेंबर कंट्रीज में देखने को मिलती है। जैसे भारत HDI में काफ़ी पीछे है भारत, तो भारत तो मेंबर है नहीं OECD का, पर और बड़े बड़े देश जो काफ़ी डेवलप्ड देश हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें से एक एग्जाम्पल इसराइल का भी है। इसराइल एक OECD देश है। भारत ने पहली बार किसी OECD मेंबर स्टेट के साथ यहाँ पे बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। अब क्वेश्चन आएगा कि इसमें है क्या, इस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के अंदर। देखो भारत और इसराइल ने ये आपका एग्रीमेंट के माध्यम से इंश्योर ये किया है
कि इन्वेस्टर्स, मान लो भारत का कोई बंदा इसराइल में इन्वेस्ट कर रहा है या वाइस वर्सा हो रहा है, तो उनको आराम से वो इन्वेस्ट कर पाए, कोई दिक्कत ना आए, कोई भी आपके डिस्प्यूट्स हों, कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनको आराम से अच्छे से आर्बिट्रेशन के माध्यम से इंडिपेंडेंटली हम सॉल्व कर पाएं। कल को ऐसा ना हो कि वहां की सरकार एक्सप्रोप्रिएशन कर दे, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि सरकार क्या करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने पास ले लेती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहें, उसके लिए हमने ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। तो कोशिश यही होगी कि आज के समय जो हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है, $800 मिलियन आपको देखने को मिलेगा, इस एग्रीमेंट के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज काफ़ी अच्छे हैं, वो और अच्छे हो पाएंगे, इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी अच्छी खासी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। एंड कहीं ना कहीं फिनटेक इनोवेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन, डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी के अंदर हमारा और कॉपरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगा एंड बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हो पाएंगी। इसीलिए इंडिया और इसराइल ने यहाँ पर बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। साथ ही साथ जो कल हमने आपको होमवर्क दिया था, एक था लूनर इक्लिप्स के बारे में। लूनर इक्लिप्स की जब हम बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है, जब अर्थ ब्लॉक कर लेती है सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून, तो उस केस में हम यहाँ पे उसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। टेनिस के अंदर जो ग्रैंड स्लैम होता है, उसका मतलब होता है कि आपको चारों के चारों जो आपके टाइटल्स है ना, वो एक ही सिंगल सीजन में जीतने होते हैं। अगर उनमें से आप एक जीतते हो तो उसको ग्रैंड स्लैम टाइटल हो जाता है। चारों के चारों सेम ईयर में जीतते हो तब ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, इसलिए सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। श्री नारायण गुरु जी की बात करें तो यस, उनका जो गाइडिंग प्रिंसिपल था वो वन कास्ट वन रिजन वन गॉड फॉर ह्यूमैनिटी ही था। तो ये अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।